नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ वन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी कक्षा 7 हमारा अतीत का पाठ नंबर 5 भाग 2। इसके भाग 1 में हम चर्चा कर चुके हैं। इससे पहले हमने कुतुब मीनार और साथ ही साथ जाना था हमने कि किस प्रकार से कंदरिया महादेव का मंदिर बना है, और साथ ही साथ हमने जाना था कि किस प्रकार से अन्य जो मध्यकाल में स्थापत्य कला के भवन निर्माण किए गए थे। तो आप लोगों के साथ वो चर्चा की। आज हम जानेंगे उससे आगे कि किस तरीके से उस दरमियान मध्यकाल में मंदिर, मस्जिद और साथ ही साथ स्थापत्य कला के अन्य जो भी नमूने थे वो विकसित हुए। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे बाग, मकबरे तथा किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। मुगलों ने वास्तुकला को और अधिक जटिल बना दिया। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में रुचि रखते थे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मुगलों का संस्थापक बाबर था, जिसने 1526 में पानीपत के युद्ध में जीत हासिल करके मुगल वंश की स्थापना की थी। उसके बाद हुमायूं ने शासन किया 1540 से 1556 के बीच। यह भारत से निर्वासित रहा, मतलब बाहर रहा। 1530 में जब यह शासक बना तो इसने निरंतर संघर्ष किया, और 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध से इसे भारत से निष्कासित कर दिया था शेरशाह ने। उसके बाद 1556 से 1605 तक अकबर ने शासन किया। 1605 से 1627 तक जहांगीर ने, और 1628 से 1658 तक शाहजहां का शासनकाल रहा। उसके बाद औरंगजेब ने 1707 तक शासन किया। उसके बाद उत्तरवर्ती मुगल शासकों का कालक्रम आता है। ये चर्चा को आगे देखते हैं। व्यक्तिगत रूप से रुचि लेता था शाहजहां, और बाबर भी अपनी आत्मकथा में लिखता है कि औपचारिक बागों की योजना और उसके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है बाबर ने अपनी आत्मकथा में। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे और कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार आहित्ते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने का खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। आप देख सकते हैं कि जो ये बाग थे यह 4 भागों में बटे थे, और इनके बीच में ये नहरें हुआ करती थी, और साथ ही साथ जो ये बाग थे ये अहाते से घिरे होते थे, मतलब दीवार से घिरे होते थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली चित्र 9 में आप लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर चित्र 10 दिया गया है, और हमने पीछे देखा था पिछले भाग में। और अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तु कलात्मक नव विचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर ने वास्तुशिल्पियों ने उनके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश पिस्तक, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहित की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा हुआ था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने हुए थे। आप देख सकते हैं ये चर्चा की जा रही थी कि किस प्रकार से जो अकबर के समय शुरू हुआ हुमायूं का मकबरा जो बनाया गया, उसके विषय में यहाँ पर दिया गया है। आप ये चित्र देख सकते हैं कि यह काबुल में 4 बाग खाका बनाते बाबर को दिखाया गया है यहाँ पर।
और साथ ही साथ 1590 की एक चित्रकारी है। ध्यान दें कैसे रास्ते एक दूसरे को काटती थी, नहरें चारबाग योजना को विशेषतया बताती थी या बनाती थी। ये रास्ते एक दूसरे को काटते थे और साथ ही साथ इनमें नहरें क्या थी, विशेष रूप से इनको विशेषता दिलाती थी और यह चार कोनों में होते थे, बराबर के चार कोनों में होते थे, जैसे कि आप लोगों ने अभी चर्चा के दौरान देखा। और साथ ही साथ यहाँ पर 1562 व 1571 के बीच निर्मित हुआ हुमायूं का मकबरा है, जिसके आप लोगों ने देखा कि ये मेहराब काफ़ी ऊंचे ऊंचे होने लगे, मतलब अंदर जाने के जो रास्ते होते थे। और साथ ही साथ आप यहाँ पर नहर को भी देख सकते हैं, ये यहाँ पर दिया गया है। और यह 8 कमरों का एक समूह होता था और इसके मध्य में एक केंद्रीय कमरा होता था, या नहीं कुल मिलाकर के 9 कमरे इसमें होते थे। इस प्रकार की वास्तुकला का विकास अकबर के समय में हुमायूं के मकबरे से प्रारंभ हुआ। दिल्ली में दीवान-ए-आम में सिंहासन का छज्जा है, इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया। 1648 कहें तो 1648 का समय शाहजहां का समय काल आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका निर्माण शाहजहां के समय काल में हुआ। इसका एक छज्जा आप लोगों को दिख रहा है किस प्रकार से बना था। छज्जा कहने का मतलब खिड़की, खिड़की जो आज होती है उसी का एक प्रतिरूप है छज्जा। और आप देखेंगे इसे कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावनापूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवान-ए-खास और दीवान-ए-आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई गई थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल स्तून अथवा 40 खंभों में सभा भवन भी कहलाते थे, मतलब ये 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे, जो दीवान-ए-आम है या दीवान-ए-खास थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा गया उसे प्रायः किबला नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा, या नहीं जो वह पश्चिम दिशा की ओर मुँह करते हैं। और कहा जाता है क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर मुँह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। किबला मतलब जहाँ पर यह अपने मुसलमान अपने मोहम्मद साहब की यात्रा के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं। मक्का और मदीना यहाँ भारत से पश्चिम की ओर पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पश्चिम की ओर ये दिशा रखते थे। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा-दुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का संगीत आक्रमण जानवरों को भी शांत कर देता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी के साथ क्या करेगा, वह सद्भाव के साथ रह सकेंगे, जिससे कि सभी लोग क्या रह सकेंगे, सद्भाव के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रह सकेंगे। क्योंकि अगर न्याय सबके साथ समान होगा तो कानून का डर सबको बना रहेगा। अगर न्याय पक्षपातपूर्ण होगा तो लोग एक दूसरे पर जुल्म करना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए जब राजा का शासन न्यायपूर्ण था तो उसका मानना था कि वह लोग एक दूसरे से सद्भावनापूर्ण रह सकेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों
ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तट पर कराया था। इसका निर्माण चारबाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चारबाग की योजना के अंतर्गत अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस समय के बाग में निवास स्थान चारबाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे होते थे। शाहजहां ने अपने शासनकाल में शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित कराया, उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा सिकोह को ही नदी तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। जैसे कि शाहजहां ने यहाँ शाहजहानाबाद का निर्माण किया, तो उसमें उसके जो अपने लोग थे या उसके जो पुत्र दारा सिकोह था, उसी को वहाँ पर भवन या नहीं अपने लिए घर बनाने की अनुमति थी और बाकी लोगों को नदी के बाहर घर बनाने के लिए कहा था। आगरा का ताजमहल, जिसका निर्माण 1643 ईस्वी में किया गया, आप देख सकते हैं सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। यह यमुना नदी के तट पर है। आगरा शहर में यह यमुना नदी के तट पर है। आप लोगों से पूछा जा सकता है, आप लोगों से अगर पूछा जाए ताजमहल का निर्माण किसने किया, तो शाहजहां ने। और यह किस नदी के तट पर है, तो यमुना नदी के तट पर है। इस तरीके से यहाँ पर जो अन्य स्थापत्य कला या भवन निर्माण थे, वह नदी के किनारे किनारे बनने लग गए थे। ताजमहल इस क्षेत्र में बना है, जैसे आप लोग इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। एक नक्शे में आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य ध्यान दें कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित हैं। आप देख सकते हैं यमुना के दोनों तटों पर जो धनी वर्ग के लोग थे, उनके अपने भवन और बाग हैं। ताजमहल बाईं ओर स्थित है, आप देख चुके हैं। और चित्र 15 में दी गई दिल्ली के शाहजहानाबाद से इसकी तुलना की जा सकती है, जो शाहजहानाबाद शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। क्षेत्र और साम्राज्य, इस समय के शासकों के क्षेत्र और साम्राज्य क्या थे, कहाँ थे, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई, तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर के राजा जो थे, उनकी गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक और शैली और फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती है। मतलब जो उस समय अन्य मंदिर और अन्य वास्तुकलात्मक भवन बनाए गए थे, उन पर भी मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गोलकुंडा में जो बीजापुर एवं उसके आसपास गोलकुंडा के क्षेत्र में जो भवन या गजशालाएं निर्मित की गई, उस पर एवं मथुरा के वृंदावन में जो मंदिर बने हैं, उन पर मुगल स्थापत्य का क्या पड़ा प्रभाव पड़ा। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकला शैलियों के पर संचेतन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। मतलब मुगल वास्तुकला में भी जो उस क्षेत्र में
जो शैली चलती थी उसे भी अपनाने में क्या थे, दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाले छत का निर्माण कराया। मुगल को यहाँ बांग्ला गुंबद अध्याय 9 में आप चित्र 11 और 12 में देखेंगे इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में कई इमारतें गुजरात व मालवा की वास्तुकला शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। मतलब उस समय अगर मुगलों का प्रभाव अन्य शासकों पर पड़ा तो अन्य शासकों का प्रभाव मुगलों पर भी पड़ा। जो अन्य शासकों के स्थापत्य कला के नमूने थे उस पर मुगलों ने भी विशेष ध्यान दिया और उसे मुगलों ने भी अपनाया। यह बात यहाँ पर बताई गई है। चित्र 16 में वृंदावन के गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग है। 1590 में इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। दो प्रतिच्छेदों मेहराबों पर ध्यान दें, आप लोग देख सकते हैं, और जिसमें कि एक ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया था। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान खुरासान से आई थी और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेहराब कि किस तरीके से यहाँ पर जो मेहराब है वो बनाए गए हैं और ये डांट किस तरीके से यहाँ पर बनाए गए हैं। यह अंदर का दृश्य है और यहाँ से आगे को रास्ता हुआ करता था इनका, और यह किस तरीके से एक दूसरे से क्या हैं मिलते थे या नहीं। स्थापत्य कला का ये जो नमूना था यह ईरान से खुरासान से आई थी और फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इसको क्या किया था, अपनाया था। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली नियंत्रण प्रयोग में रही और अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के लिए प्रयास किए तो यह शैली अपनाई। मतलब जब मुगल कमज़ोर हो गए और उनका शासन क्षीण होने लगा तो उसके बाद भी जो शासक थे उन्होंने यह स्थापत्य कला का नमूना अपनाने का प्रयास किया और इसी तरीके से भवन निर्माण करते रहे या नहीं। फतेहपुर सीकरी में आप देख सकते हैं ये जोधाबाई महल की छत के विस्तार को संभालने अलंकृत स्तंभ तथा टेक है। मतलब जो जोधाबाई का महल है उसके लिए ये स्तंभ बने थे और इस तरीके से यहाँ पर डांठ यहाँ पर बना करके मेहराबों के द्वारा ये अंदर का रास्ता था और इस तरीके से छत इसके ऊपर टिकी हुई थी। और ये गुजरात क्षेत्र में वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित थे। आसमान को छूते चर्च 12वीं शताब्दी में फ्रांस के आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशेषताएं नुकीले ऊंचे मेहराब मतलब अंदर जाने का रास्ता और रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्रायः बाइबल के लिए गए दृश्यों का चित्रण था और उड़ते हुए पुश्ते दूर से ही दिखने वाला ऊंची मीनारों और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। इस वास्तुकला शैली में सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरण में एक पेरिस का नाइट्रेडम चर्च 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। चित्र पर एक नज़र डालें और घंटी वाले बुर्जों को भी पहचानने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं कि जो यह चर्च दिया गया है और इसका भव्यतम रूप आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई तक इसे बनाया गया था और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ आयतें लिखी गई होंगी, शायद वो इनमें लिखी गई होंगी। चित्र स्पष्ट कम दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ घंटी वाले चित्र लगभग इसी क्षेत्र में रहे होंगे। और ये थी चर्चा हमारी कक्षा 7 पाठ नंबर 5
शासक एवं इमारतें उसके विषय में हमने चर्चा की। जल्द ही इसके अभ्यास प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। जय हिंद, जय भारत।